Hello students, this is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of structure of atom। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट है क्या या डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे समझना है तो प्लीज़ लेक्चर लास्ट तक देखना आप लोग। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट कर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, बोहर मॉडल पढ़ा हुआ था। वहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का क्या माना था, पार्टिकल नेचर माना था। जबकि डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होता, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बोहर मॉडल का। समझ में आ रहा? तो डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है, जबकि बोहर मॉडल में सिर्फ पार्टिकल नेचर मान के सारी इक्वेशन डिराइव की गई थी। ठीक है, अब देखो इन्होंने कैसे बोला कि पार्टिकल नेचर होता है। देखो मैं आपको उसको अच्छे से समझाता हूं, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो बच्चों देखो, जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है mc² होता है, या आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इक्वल टू mc², या पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड होती है। ठीक है, जबकि एक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hc/λ होता है, बट ये सिर्फ किसके लिए होता है, ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने क्या सोचा कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hc/λ, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अप्लाई कर सकते हो, जबकि ये तुम पूरे यूनिवर्स में लगा सकते हो। अगर ये पूरे यूनिवर्स में लगा सकते हो तो इसको तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर ये यूनिवर्स में लगेगा तो इसमें भी लगा सकते हो। बस उन्होंने बस सिंपल यही किया कि उन्होंने बोला कि चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या करते हैं, ये एनर्जी को दोनों को बराबर कर देते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू क्या है, यहां पर देखो hc/λ है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सिर्फ, और ये पूरे यूनिवर्स के लिए मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी होगा। तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, दोनों को बराबर कर दिया। और जब दोनों को बराबर किया, देखो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो h/λ इक्वल टू क्या आ गया, mc आ गया। mc मतलब क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या दिया, डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दी, और ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखो इस इक्वेशन से ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। कैसे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, mc को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ h/mc लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा हो गया। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब देखो बच्चों यहाँ मैंने क्या लिखा, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखा हुआ, h/mc, mc मतलब क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p, ये मोमेंटम हो गया। तो डी ब्रॉगली ने ये इक्वेशन दी, और ये किसके लिए होगी, ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो इस इक्वेशन से प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। कैसे देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा लिखा हुआ है। लैम्डा मतलब क्या हो गया, लैम्डा मतलब क्या हो गया, वेव लेंथ हो गया। और वेव लेंथ किसकी होती है, ये वेव की होती है। ठीक है, mc मतलब क्या हो गया, ये मोमेंटम हो गया। मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का होता है। यानी इससे ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर होता है। तो ये इक्वेशन से देखो प्रूफ हो रहा है ना, इसलिए ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो बस इन्होंने सिंपल क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया और सीधे इक्वेशन आ गई। बट ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है। अब बच्चों देखो डी ब्रॉगली ने क्या किया, आइंस्टाइन ने कुछ इनको थोड़ा सजेशन दिया, फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, उन्होंने बोला सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही नहीं, दुनिया में कोई भी चीज अगर मूव कर रही है उसका क्या होगा, ड्यूअल नेचर होगा। तो उन्होंने बस यहां पे क्या कर दिया, mc की जगह क्या कर दिया, mv कर दिया, लैम्डा इक्वल टू h/mv। ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं mv मतलब क्या हो गया, मोमेंटम हो गया mv। c मतलब क्या होगा, ये स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है, वेलोसिटी होती है। किसकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। जबकि v मतलब आप तुम किसी की वेलोसिटी ले सकते हो, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है। तो ये किसके लिए होगा,
ऑल, सभी के लिए, अगर कोई भी चीज अगर मूव कर रही है हर किसी का ड्यूअल नेचर होता है, ऐसा डी ब्रॉगली ने बोला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा मींस वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की, मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का। तो हर कोई क्या होता है, अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो ड्यूअल नेचर शो करेगी, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करेगी। ठीक है, इसलिए इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये नोट कर लो बच्चों, याद कर लो कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी या फिर एच बाई एम भी बोल दो। अब देखो बच्चों, जैसे कि मान लो मैं मूव कर रहा हूं, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, यानी मेरा भी ड्यूअल नेचर है। अगर कोई कार मान लो मूव कर रही है, रोड पे आपने देखा होगा कार मूव करती है, यानी उसका भी क्या ड्यूअल नेचर है, यानी वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो कर रही है। ठीक है, अब वेव नेचर देखो, अब देखो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, जिसका मास ज्यादा होगा उसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, वेव नेचर कम होगा, होगा ड्यूअल नेचर। जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा भी है ड्यूअल नेचर, लेकिन मेरा मास ज्यादा है इसलिए मेरा क्या होगा, पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, वेव नेचर कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास कम है, तो उसका पार्टिकल नेचर कम होगा, यानी वेव नेचर ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो हर किसी का ड्यूअल नेचर होगा, लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा और वेव नेचर कम होगा, और जिसका क्या होगा, मास कम होगा, उसका पार्टिकल नेचर कम होगा, वेव नेचर ज्यादा होगा। है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इसको पहले तो आप जल्दी से नोट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो याद रखना ये सब चीजें। तो बच्चों देखो यहाँ पर h बाई पी इक्वल टू लैम्डा लिखा हुआ है। ठीक है, p मतलब क्या हो गया, मोमेंटम, यानी p को तुम m इंटू वी लिख सकते हो। तो बच्चों देखो ये एक फॉर्मूला आया है। अब देखो इसमें बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ अच्छे से। देखो लैम्डा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे h लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो m इंटू वी है, तो मैं इसको क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, तो इसको मैं m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो मैंने 2m को कॉमन ले लिया, बट 2m को मैंने अलग लिख दिया और मैंने इसको क्या लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया। तो 2m थे तो 1m ये लिख दिया, 1m ये लिख दिया। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या आया, ये लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल टू, ये लिखा हुआ h डिवाइड बाई, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट 2m, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बच्चों मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, जो कि फॉर्मूला आपसे बार बार पूछा जाएगा, तो मैं कभी ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कभी ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, दोनों मतलब क्या है, यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये इक्वेशन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन से प्रूफ होता है कि हर किसी का ड्यूअल नेचर होता है, जबकि बोहर मॉडल में क्या बोला गया था, बोहर मॉडल में ये माना गया था कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सिर्फ पार्टिकल नेचर माना गया था, जबकि इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, ड्यूअल नेचर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वहां पर, यानी इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बोहर मॉडल का। चलो फिर हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूले आ गए, देखो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया h बाई पी आ गया। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू इसी को क्या लिख सकते हो, h बाई एम भी लिख सकते हो। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू ये लिख सकते हो, मैं नीचे लिख देता हूं, एक लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हो h डिवाइड बाई 2m इंटू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, एक ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, और देखो बच्चों लैम्डा इक्वल टू एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, h डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 2m हो गया। काइनेटिक एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो, याद हम लोग ने पढ़ा हुआ था, चार्ज इंटू वोल्टेज बताया था मैंने, कब बताया था, जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहा था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू वोल्टेज लिखा हुआ था, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो चार्ज इंटू वोल्टेज। तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं, किसमें बता चुका हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हो। तो क्या करोगे आप,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम की प्लेलिस्ट में जाना और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला लेक्चर को देख लेना, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। यानी मैं लैम्डा इक्वल टू लिख सकता हूँ H डिवाइड बाई 2m, मैंने चार्ज मान लिया कितने का Q, और V मतलब V। तो ये बच्चों फॉर्मूला आपको याद रखना है, V मतलब वोल्टेज हो गया, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो फटाफट इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है, याद रखना, गलती मत कर देना, ये वेलोसिटी है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको हम लोग थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इन 1924 डी ब्रोगली प्रपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट बिहेव बोथ पार्टिकल एज वेल एज क्या होगा, वेव नेचर, ठीक है ना। यानी लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। तो दिस प्रपोजल गेव ए न्यू थ्योरी नोन एज वेव मैकेनिकल थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिकल थ्योरी, ओके, ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, या फिर कोई भी एटम हो गया, ठीक है ना, व्हेन इन मोशन पजेस वेव पार्टिकल्स, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। वेव सॉरी प्रॉपर्टीज, यानी जैसे लाइट क्या होती है, वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है, सेम उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। और इवन इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी एटम हो गया, कोई भी अगर मोशन में है तो वो क्या करेगा, तुम्हारा वेव पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करेगा। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले तो देखो बच्चों, कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि सर आपने इक्वेशन तो चलो बता दिया, लेकिन हम फील नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे वेव नेचर शो करेगा। चलो मैं आपको फील भी दिलाने को ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ी बातें और आपको बताता हूँ, अच्छी अच्छी बातें इसके ऊपर। कि बच्चों आपको याद है कि बोहर मॉडल में एक सेकंड इक्वेशन आई थी। क्या इक्वेशन थी? पहली बात तो बोहर ने ये बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी पोस्टुलेट में, कि इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स क्या कर रहा है उसको, यानी जो उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको घुमाने का काम कर रहा है। और दूसरी बात एक और मैंने बोहर मॉडल में पढ़ाई थी आप लोगों को, कि बोहर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रोटेट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक जगह घूमता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और उन्होंने एक इक्वेशन क्या दी थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया और एक इक्वेशन दी कि mvr इक्वल टू NH/2π। याद है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। तो वहां पर वो इक्वेशन उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा था, ये ऑब्जर्व किया था, है ना, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पा रहे थे वो इक्वेशन एक्चुअल में कहां से आ रही है। वो जो डेटा देखा उन्होंने, फिर उन्होंने इक्वेशन बना दिया, तो अच्छे से उस इक्वेशन को समझ ही नहीं पाए थे। तो उस इक्वेशन को देखो डी ब्रोगली ने अच्छे से समझाया, देखो कैसे। तो बोहर वो अच्छे से इक्वेशन क्यों नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का वहां पे सिर्फ क्या माना था, पार्टिकल नेचर माना था, जबकि डी ब्रोगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, ठीक है ना। उन्होंने प्रूव भी किया। तो वो दूसरी इक्वेशन जो बोहर को समझ में नहीं आ रही थी, वो देखो डी ब्रोगली ने किस टाइप से समझाया उनको। तो जैसे बच्चों देखो, ये मैंने क्या ले लिया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास क्या होगा, ये मैंने ऑर्बिट बना दिया, है ना, और ये मैंने कोई भी nth ऑर्बिट ले लिया। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप इसको 2 3 1 2 3 5 6 7 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में कभी भी ऑर्बिट नहीं होता है। ऑर्बिट की वैल्यू अगर आप कहोगे 1/2 ले ले तो गलत है, ऑर्बिट की वैल्यू 0.3 ले लोगे तो गलत है। ऑर्बिट क्या लोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर में लोगे। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब बच्चों ये nth ऑर्बिट ले लिया। अब nth ऑर्बिट में मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसे बहुत सारे देखो ऑर्बिट मैंने बना दिए। तो ऐसे nth ऑर्बिट, इसके बाहर भी कोई ऑर्बिट मैंने बना दिया। अब बच्चों यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है, जबकि बोहर ने क्या माना था, सिर्फ पार्टिकल नेचर माना था। यानी इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूमेगा तो वेव भी बनाएगा। तो देखो मैं वेव बना रहा हूँ यहाँ से, देखो ध्यान से, ये देखो
देखो ये वेव बनाया, इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमेगा तो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करेगा। इस बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार, तो ध्यान से सुनो। देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो एक वेव है, यहाँ से यहाँ तक देखो दो वेव है, यहाँ से यहाँ तक तीसरी वेव हो गई, ये चौथी वेव हो गई, ये पांचवी वेव हो गई, यहाँ से यहाँ तक छठी वेव हो गई, यहाँ से यहाँ सेवन वेव हो गई। क्लियर है? तो बच्चों देखो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव की जो लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। आपको याद होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक एक वेव की देखो लेंथ है, इसको मैं क्या बोलूंगा कि लैम्डा है। और लैम्डा मीन्स क्या होगा, लैम्डा मीन्स होगा वेवलेंथ। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो nth ऑर्बिट है यहां पर, अब यहां मान लो x नंबर ऑफ वेव बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखो सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई r हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस से कितना हो गया 2 पाई r हो गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब एक वेव की लेंथ कितनी है, लैम्डा है, और मान लो कि यहां पर किसी भी nth ऑर्बिट में x नंबर ऑफ वेव बना रहा है, ठीक है ना। तो x मैंने मान लिया, तो अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकती है, सबसे रहना ध्यान से। तो सरकमफ्रेंस इसका कितना हो गया 2 पाई r हो गया, और एक वेव की लेंथ लैम्डा है और x नंबर ऑफ वेव बना रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इक्वल टू तुम x लैम्डा लिख सकते हो, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो यहां से अगर तुम x की वैल्यू निकालो तो यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई r बाई लैम्डा आ जाएगी। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो यहां पे क्या होगा, अब उन्होंने क्या किया, डी ब्रॉगली ने अब ये वाली वैल्यू निकाली, 2 पाई r बाई लैम्डा की वैल्यू निकाली, यानी जो x की वैल्यू कैलकुलेट की। तो x की वैल्यू क्या हो रही थी, हर बार n के इक्वल आ रही थी। जब जब उन्होंने x की वैल्यू निकाली हर बार वैल्यू n के इक्वल आ रही थी। अब n मतलब क्या होता है, यहां देखो x मतलब है नंबर ऑफ वेव्स और n मतलब क्या है ऑर्बिट, यानी हर बार x की वैल्यू n के बराबर आ रही थी। यानी अब क्या होगा, आपको यहां से याद रखना है, देखो यहां पर x अगर n के बराबर है इसका मतलब जो भी ऑर्बिट होगा, है ना, ऑर्बिट इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ वेव्स होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो 2 नंबर ऑफ वेव बनाएगा, अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 नंबर ऑफ वेव बनाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट में है तो 6 नंबर ऑफ वेव बनाएगा। यानी हर बार ऑर्बिट में जो x की वैल्यू थी हर बार जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसी नंबर के बराबर आ रही थी, इसलिए उन्होंने x बराबर n बोल दिया, क्योंकि हर बार ऐसा हो ही रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, इसकी जगह n रख दिया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब देखो बच्चों यहां पर इस इक्वेशन को देखो, यहां पर क्या है, तो यहां लिखा है 2 पाई r इक्वल टू क्या हो गया n लैम्डा हो गया। अब देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहां पर देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या माना गया, यहां पर डी ब्रॉगली बोला इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन में भी लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, h बाई एम लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है ड्यूअल नेचर शो करता है। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये मान लो, ठीक है। फिर हम लोग यहां पे पुट करेंगे, अगर ये भाई नहीं ऐसा होगा तो हम लोग का जो भी रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि मान लो थोड़ी देर, चलो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। जब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर मानोगे तो लैम्डा इक्वल टू h बाई एम लिख सकते हो। तो यहां पे मैं उठा के लिख देता हूं, तो यहां पे लिखोगे तो बच्चों देखो क्या आएगा, 2 पाई r इक्वल टू क्या होगा, यहां पे आएगा h बाई, मैंने mv लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे mv यहां शिफ्ट करो, 2 पाई यहां शिफ्ट करो, तो देखो क्या आएगा, यहां पर आएगा mvr, मैंने mv को यहां शिफ्ट किया तो mvr हो गया, क्योंकि ये r लिखा हुआ है। तो ये 2 पाई को नीचे शिफ्ट करो, क्या आएगा h बाई nh बाई 2 पाई। देखो बच्चों ये वाली कौन सी इक्वेशन आ गई, ये वही इक्वेशन आ गई जो बोहर जिस बात को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बोहर ने क्या माना था, सिर्फ पार्टिकल नेचर माना था, इसलिए वो इक्वेशन तो उन्होंने बता दी कि इक्वेशन ये होगी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन ये इक्वेशन कैसे आ रही वो इस बात को समझ नहीं पाते। इस बात को किसने समझाया, डी ब्रॉगली ने। तो कैसे समझाया कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, इसलिए यहां पर ऐसा देखो आ गया रिजल्ट हम लोगों का।
जो बोहर की इक्वेशन प्रूफ हो गई यहाँ पर। क्लियर है? तो अब बच्चों आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसका ड्यूअल नेचर होगा, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर होगा, और हर चीज में तुम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से अब आप इस सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वेट करना थोड़ा सा, ठीक है? तो बच्चों देखो, जितनी भी अभी तक हम लोग ने थ्योरी पढ़ी हुई है उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, तो मैक्सिमम लोग सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप पॉज करिए वीडियो को। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ट्राई कर लिया है और मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा। तो फिर भी देखो, मैं बता देता हूँ, अगर कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं 3rd नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो बोल रहा था वेवलेंथ एसोसिएट विद ए गोल्फ बॉल दी हुई है, वेट दिया हुआ है उसका, एंड मूविंग विद एट ए स्पीड दिया हुआ है, इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो उसकी वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है? तो बच्चों देखो, यहाँ पे अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, एच लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mv होता है। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा को सॉल्व करना है। h की वैल्यू आपको पता है, h कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻34, ये होता है जूल सेकेंड में, ठीक है? m की वैल्यू कितनी है, किसकी बात कर रहा है, m देखो 200 ग्राम दिया है, तो 200 ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लो, kg कितना आएगा, 0.2 kg आ जाएगा। अब वेलोसिटी कितना है, ये मीटर पर आवर में दिया हुआ है ना? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो क्या आएगा, 5/60 आएगा मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ से क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आ रही होगी। तो ऑर्डर पूछ रहा है, पहली बात तो ऑर्डर मतलब 10 की पावर कितना आ रहा है वो आपको बताना है। क्लियर हो गया आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। तो बस पुट करो और सीधे आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सॉल्व करना बहुत आसान है इसको, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, सब कुछ कट पीट आता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी देखो, इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया, देखो सिर्फ ऑर्डर पूछा गया, मतलब आपको ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ 10 की पावर देखना है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 3rd नंबर क्वेश्चन आ गया समझ में, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तब तक आप लोग 2nd नंबर क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। तो 2nd नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा जा रहा है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों देखो, लैम्डा इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक h/mv फॉर्मूला पढ़ा था, और एक पढ़ा था h डिवाइड बाई क्या होता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा था हम लोगों ने। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ग्राउंड स्टेट में अगर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या होगा, याद है आप लोगों को? ग्राउंड स्टेट में जो टोटल एनर्जी होती है, पढ़ा था, टोटल एनर्जी बाई -1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई -2, ये डिस्कस कर चुके हैं। और इस इक्वेशन को देखो, टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है ग्राउंड स्टेट में, -13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ रही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों जूल में कन्वर्ट करो, तो जूल में कन्वर्ट करो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आ गया, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी किस में चाहिए थी, जूल में चाहिए थी। अब बस उठा के यहाँ पुट कर दो, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या रखोगे, मास रखोगे, तो यहाँ बस सिंपल क्या करो, मास रख दो और वो रख दो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो मैं सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो कैलकुलेशन मैं नहीं बताने वाला, तो मास रख दो हाइड्रोजन का, है ना? चलो ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास रखना है यहाँ पर, वो भी किस में रखोगे, kg में रखोगे। तो मैं लिख देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये हो गई, और h की वैल्यू कितनी हो गई, 6.626 हो गया, और 10⁻34 जूल सेकेंड हो गया, और E मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देना। तो ये रख दो यहाँ पर, मास रख दो इलेक्ट्रॉन का, मास हो गया, h हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हो गया, तीनों उठा के रखो, सॉल्व करो इसको,
ठीक है ना, देखो वो वाला वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मीटर में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना। 1 नैनोमीटर में क्या होते हैं, 10⁻⁹ मीटर होते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, नोट करिए जल्दी से आप लोग इसको और सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताना सब लोग। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 1 नैनोमीटर क्या होता है, ये इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। अब कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे लॉजिक बताऊंगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया है, तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हो सॉल्व। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द, यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी जा रही है आपसे। तो बच्चों देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mv होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या पता है, लैम्डा इक्वल टू h की वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 हो गया। m की वैल्यू kg में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31। v तुम्हें निकालना है, देखो v क्या होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था 2.18 इंटू 10⁻6 z/n, ये होता है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो हो गया 2.18 इंटू 10⁻6 हो गया, z की वैल्यू कितनी हो गई, एटॉमिक नंबर 2 हो गया और n 3 है, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो पुट करो क्या होगा 2.18 आएगा इंटू 10⁻6 आएगा और z/n आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चों, लैम्डा की वैल्यू मीटर में आ जाएगी। अब बस कैलकुलेशन कर लो, बताओ वाली वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है। तो 2 एंगस्ट्रॉम लिखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 10⁻⁻10। तो देखो ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले आप इसको सॉल्व करो और फिर आंसर बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। चलो बहुत अच्छी बात है। और आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा इसको। चलो बहुत अच्छी बात है।